हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फ्रेंड एंड फो। तो फर्स्टली तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं, और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड एंड फो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है, फ्रेंड मीन्स दोस्त, और फो मीन्स दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं या फो हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हमारे आसपास हम देखते हैं कितने तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्चुअल में जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, बट देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी with our naked eyes. They have to be seen with the help of a microscope. They are called as microorganisms. For example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled. तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में, रेनी सीजन और इसके अलावा भी अगर समर सीजन में भी क्या होता है, जो ब्रेड जो होती है कई बार स्पॉइल हो जाती है, चपाती होती है कई बार स्पॉइल हो जाती है, और उसके ऊपर एक ग्रेश वाइट, मतलब ग्रे कलर के, वाइटिश कलर के या ग्रीन कलर के पैचेस से जो हैं धब्बे धब्बे से आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आप इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आप क्या देखोगे, वहां पर आपको, जहां पर आपको धब्बे दिख रहे हैं, वहां पर ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, Do you know what these structures are and where do these come from? क्या आपको पता है कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1। इसमें क्या करना है, आपको कुछ मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी लेनी है, उसको बीकर में डालना है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है। ठीक है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब मिट्टी जो होती है भारी होती है, वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, तो आपने ऊपर से पानी की ड्रॉप लेनी है और उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना पानी की ड्रॉप को, तो उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्टिविटी 2.2 है, इसमें टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। इसमें आपको पॉन्ड से थोड़ा सा पानी लेना है और उसको ग्लास की स्लाइड के ऊपर डालना है और माइक्रोस्कोप में आपने उसको देखना है। ठीक है, अगर इसमें भी आप देखोगे कि आपको कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो घूमते हुए दिखाई देंगे पानी के अंदर, तो ये जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि वाटर, पानी में और मिट्टी में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल्दो हालांकि वो सारे जो है माइक्रोब में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ तो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, वो माइक्रोब में नहीं आते। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म है? इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, मतलब कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं कुछ को। ठीक है, और बाकियों को हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और इनमें से कुछ कौन से हैं? फंगस, जिसे आप हिंदी में फुई बोलते हैं, फफूंदी भी बोलते हैं, जो ब्रेड पे ग्रो कर जाता है, ब्रेड पे, चपाती पे ग्रो कर जाता है, जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और बाकी सबको हम कैसे देख सकते हैं? इसके अलावा बाकी जो है उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसीलिए ये, क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब भी कहते हैं। नाउ फॉर द सेक ऑफ स्टडी करने के लिए, जिससे कि इजी हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और अब आप इनकी पिक्चर्स जो है देख सकते हो नीचे।
दीज आर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की पिक्चर्स हैं। दिस इज क्लैमिडोमोनास, एक तरह की एल्गी होती है। स्पाइरोगायरा, अगेन ये भी एल्गी है। अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ वाले ग्रुप में आते हैं। और फंगी वाले ग्रुप में ब्रेड मोल्ड, जो आपको ब्रेड के ऊपर दिखाई देता है, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्परजिलस, ये सारे फंगस हैं और ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। नाउ फर्स्ट ग्रुप हमारा आता है, ये है वायरसेस का। वायरसेस क्या होते हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक तो होते ही हैं, बट ये बाकी सबसे डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस है इनमें और बाकी सब में? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म्स, सिर्फ होस्ट की, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये रहते हैं उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर ही ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विच में भी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, चाहे ये बैक्टीरिया के अंदर रहें या ये किसी प्लांट में रहें या ये एनिमल में रहें। कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि कुछ जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें डेली लाइफ में, बीमारियां होती हैं, जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू एंड कफ, जो आपको जुकाम खांसी जो कुछ होता है, ये सारे जो होते हैं ये वायरसेस से ही होते हैं। इसके अलावा कुछ जो सीरियस डिजीज हैं जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस से ही होता है। अब प्रोटोजोआ से कौन से डिजीज होती हैं? जैसे कि डिसेंट्री है और मलेरिया है। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है इनमें से? टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है, इनकी वैक्सीन भी जो है वो लगती हैं हॉस्पिटल्स में। आफ्टर दैट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब रहते कहाँ हैं? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह के होते हैं? दे में बी सिंगल सेल्ड, जैसे कि आपको पता है, मतलब जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई है उन्हें हम कहते हैं सिंगल सेल या यूनिसेलुलर। तो सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे एल्गी है, प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि एल्गी है, फंगी है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकते हैं वो, जैसे कि बहुत ठंडी जगह, आइस कोल्ड, बर्फ जैसा ठंडा जहाँ पर क्लाइमेट हो, या फिर हॉट स्प्रिंग, गर्म झरना जहाँ पर हो, डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत हॉट होता है, या मार्शी लैंड, मार्शी मतलब जो जहाँ पर कीचड़ हो, दलदल हो, उन्हें हम कहते हैं मार्शी लैंड। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और वो कहाँ रह सकते हैं? वो एनिमल्स की बॉडी में, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, कितनी हमें डिजीजेस जो हो जाती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लेते हैं। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं, बल्कि दूसरे जो होते हैं वो अपना फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी और की बॉडी पे ही वो रहें। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, कैसे वो हमें हेल्प करते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ तो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, मतलब फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और बीमारियां भी फैलाते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन से हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म? नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस के लिए हम उनको यूज करते हैं, जैसे कि कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के लिए ईस्ट को यूज करा जाता है। ठीक है ना, सॉरी, ब्रेड और केक के लिए तो ईस्ट को यूज करते हैं, लेकिन कर्ड के लिए बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसकी हेल्प से कर्ड जो है वो बनता है। देन माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए भी उसका यूज जो है वो किया जाता है। देन दे आर यूज फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज भी आता है उनका। कैसे? फॉर एग्जाम्पल,
जो ऑर्गेनिक वेस्ट, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, किचन का हमारा वेस्ट हो गया, ये सारा जो होता है इसको बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर देते हैं। ये हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। बैक्टीरिया इन सबको सड़ा देता है और इन सबको सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो हमारे आसपास जो है वो गंदगी का ढेर लग जाए, एंड वी वोंट बी एबल टू लिव इवन। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा मेडिसिन बनाने के काम में भी बैक्टीरिया का यूज में आता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये याद करो, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास में, कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी बढ़ा रहा है। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड और ब्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why। आप पहली जानना चाहती है कि मेरी मदर जो है गर्म दूध में दही का थोड़ा सा जामन मिलाती हैं, लिटिल कर्ड मिलाती हैं, वो किस लिए मिलाते हैं? नाउ कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो, कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्ड, डेली कर्ड जरूर खाना चाहिए। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो कर्ड को बनाता है, फॉर्म करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो जब थोड़ा सा जामन दही के अंदर डालते हैं तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और दही को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज बनाने के काम में भी आता है। पिकल्स, अचार एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इज कर्ड। तो ये ठीक है, हमको ये चीज़ पता है कि जब हम डोसा बनाते हैं या इडली बनाते हैं या हम भटूरे भी बनाते हैं तो हम उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, दही उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि क्यों, अब तो आपको पता चल गया होगा क्यों, जिससे कि वो और ज़्यादा थोड़ा सा और फर्मेंटेशन हो जाए, थोड़ा सा खमीर उठ जाए, थोड़ा फूल जाए वो, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। राइस, इडली और डोसा बैटर को वो फर्मेंट कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा फुला देता है, वहां पे खमीर उठ जाता है, तो इसके लिए भी वो फायदेमंद है। Now here is activity 2.3। एक्टिविटी है आपकी, टेक हाफ kg ऑफ फ्लोर। आटा लेना है, आधा किलो आटा या मैदा लेनी है, उसमें कुछ चीनी डालनी है एंड वार्म वाटर डालना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा इसके अंदर ईस्ट पाउडर भी डालना है एंड नीड, और उसे गूंद लेना है, मुलायम सा आटा बना लेना है, डो बना लेना है और उसको थोड़ी टाइम बाद छोड़ देना है। तो आप क्या देखोगे, जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि ये आपका आपने गूंदा हुआ है इसको। सेकंड में आप क्या देखोगे, ये पूरा जो है वो ऊपर उठ गया है। ऊपर कैसे उठा, क्योंकि इसमें ईस्ट पाउडर जो था वो डाला था, ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन हो गया और वो फूल गया आटा। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ईस्ट जो होता है जब वो रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो छोड़ता है। ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स होते हैं वो इसके अंदर, डो के अंदर भर जाते हैं और इससे उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट। इसीलिए ईस्ट को यूज करा जाता है ब्रेड बनाने के लिए या पेस्ट्री और केक बनाने के लिए। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है इसको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द लार्ज स्केल। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हमने ये पढ़ा हुआ है कि किस चीज़ के प्रोडक्शन में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए
एसिटिक एसिड विनेगर बनाने के लिए भी यूज में आता है, यूज करते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए ईस्ट को यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले। तो इसके लिए बार्ले है, जो हमारे बार्ले है, वीट है, राइस है या क्रश्ड फ्रूट जूस है, उसके अंदर ईस्ट को ग्रो कर देते हैं। एक्टिविटी 2.4, अब ये एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, आपने एक 500 ml का बीकर लेना है और उसको 3/4 पानी से भर देना है। उसके अंदर 2 से 3 टीस्पून शुगर डालनी है, डिजोल्व करनी है उसको, और उसके अंदर फिर आपने 1/2 टीस्पून ईस्ट पाउडर डालना है इस सॉल्यूशन में। उसको एक वार्म प्लेस पे रखना है 4-5 आवर्स के लिए। उसके बाद में आपने इसको स्मेल करना है सॉल्यूशन को। आपको किस चीज़ की स्मेल आएगी? दिस इज द स्मेल ऑफ शुगर। ये यहाँ पर आपको अल्कोहल की स्मेल, जो अल्कोहल मतलब शराब की स्मेल आती है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो ईस्ट के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। नाउ व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। Whenever you fall ill, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक की कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ कैप्सूल्स या इंजेक्शन देते हैं, सच एज पेंसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन, अब ये जो मेडिसिन है इनका सोर्स क्या होता है? मतलब जो एंटीबायोटिक्स है इनका सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? ये या तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई है उसको या तो किल कर देते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, और इन मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं ये या तो बैक्टीरिया से बनती हैं या ये फंगी से बनती हैं। तो ये बेनिफिशियल यूज हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इनके नाम हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से बनते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और उनसे फिर उनको बनाया जाता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के खाने में भी इनको मिलाया जाता है जिससे कि इनको बीमारी ना हो। लाइव स्टॉक आपको पता है जो फार्म के जितने एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, काउ एक्सेट्रा। पोल्ट्री मतलब जो बर्ड्स होती हैं जिनको रेज करते हैं एग्स के लिए या मीट के लिए या फेदर्स के लिए, जैसे चिकन वगैरह है। ठीक है, तो इनके भी फूड में मिलाते हैं इनको एंटीबायोटिक्स को, इनको बीमारी से बचाने के लिए। तो दिस इज अ बॉक्स। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। तो वो क्या कर रहे थे, एक बार वो एक बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे। कल्चर करने का मतलब होता है उसे ग्रो करना। तो उन्होंने क्या देखा, एक ग्रीन कलर का मोल्ड, ग्रीन कलर का फंगी टाइप का था, मोल्ड फंगी कैटेगरी में आता है, वो उन्होंने देखा अपनी एक कल्चर वाली जो प्लेट्स थी उनके ऊपर। अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो मोल्ड है ना, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया जो है उसको बढ़ना चाहिए था, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो भी रुक जाती है। अब बल्कि और क्या होता है, ये मोल्ड जो होता है काफ़ी सारे बैक्टीरिया को किल भी कर देता है। तो ये जो मोल्ड था ना, ये एक्चुअली में पेंसिलिन का था। ठीक है, इसी तरह से उसी से पेंसिलिन को बनाया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स को तभी लेना चाहिए जबकि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया हो। अपने मन से एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए।
इसका कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए, 3 डेज़ का या 5 डेज़ का जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है उसको मतलब बीच में भी नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज उसका इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है, दोबारा से इन्फेक्शन हो जाती है। अगर आप एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ले लो, जैसे कि आजकल सब क्या करते हैं कि थोड़ा सा खांसी हुई चलो एंटीबायोटिक ले आए, तबीयत खराब है एंटीबायोटिक ले आए, खा लिया, अपने मन से खा लिया, तो ये भी नहीं करना चाहिए। पहले तो अगर इसको रॉन्ग डोज मिले ये नुकसान कर सकता है। इसके बाद में क्या होता है, ज़्यादा जो एंटीबायोटिक खाते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, तो आगे जब ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक लेने की और एंटीबायोटिक लोगे तो वो इतना फ़ायदा नहीं करेगी, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सेकेंडली इसका क्या नुकसान है कि अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा लिया जाए तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एंटीबायोटिक ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इनको भी किल करता है। ठीक है, इसलिए भी इनको अननेसेसरीली बिना ज़रूरत के बार बार नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू। जो बीमारियां वायरस से होती हैं, जैसे कोल्ड है, जुकाम खांसी है, फ्लू है, ये वायरस से होते हैं। तो वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स जो है काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करती हैं। Now next is vaccine. What is a vaccine? किसे कहते हैं वैक्सीन? And why are children, infants and given vaccination? और बच्चों को और बहुत छोटे से इन्फेंट्स को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है, वैक्सीनेशन क्यों होता है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the इन्वेडर। जब भी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है जिससे हमें बीमारी हो सकती है, तो हमारी बॉडी का ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमको प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, बनती हैं, जिससे कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारी बॉडी लड़ पाए। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी जो है वो याद भी रखती है, वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहते हैं और वो याद रखते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम अगर सेम माइक्रोब हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो उससे फाइट करने के लिए वो रेडी रहते हैं। तो यही प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन का। तो इसमें क्या होता है, वैक्सीन होती क्या है? एक्चुअल वैक्सीन के अंदर डेड मतलब मरे हुए या वीक मतलब बहुत ही वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज उनको ऑलरेडी, वो तो मरे हुए हैं या फिर वीक हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बॉडी में रहते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वो बॉडी में रहते हैं, जिससे कि अगली बार जब भी हमें उस वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करें तो उससे हम बीमार ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए जिस भी डिजीज़ की वैक्सीन हमें लगती है, हमको वो डिजीज़ कभी होती ही नहीं है। जैसे कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कौन सी वैक्सीन लगती हैं, जैसे कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। इसके अलावा अब आजकल तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी आ गई है, MMR है, ये वैक्सीन भी लगती हैं। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ जो होती हैं वो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट हो जाती हैं। अभी ये साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी वो बनाई थी इन 1798। ये ऑल्सो आपको यू हैव टू लर्न दिस। अच्छा, आप सभी को बचपन में जब आप छोटे थे आप सबको ही इंजेक्शंस लगे होंगे, मतलब वैक्सीन लगी होंगी अलग अलग डिजीज़ की। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट? क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हो? अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, उसकी एक लिस्ट बनाओ कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है। जिस भी डिजीज़ की आपको वैक्सीन लगी हो कि आपको वो वैक्सीन जो है, आपको वो डिजीज़ जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं।
ठीक है। तो कभी भी अगर माइक्रोब अटैक भी करेगा, कोई इन्फेक्शन आएगा भी आपकी बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडीज फाइट करके इसको किल कर देंगे और आपको बीमारी जो है वो नहीं होगी। ये बहुत इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे बच्चों को इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए। तो वैक्सीन हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट अवेलेबल होती हैं। एड वगैरह भी आपने देखे होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में। और एक प्रोग्राम है पल्स पोलियो प्रोग्राम, आपने इसका भी बहुत ऐड टीवी में आया है। तो इसमें क्या होता है कि पोलियो ड्रॉप्स जो होती हैं वो दी जाती है। एक्चुअली पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो भी वैक्सीन ही है, बस ये है कि उसका इंजेक्शन नहीं लगता है, वो ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं और उससे पोलियो से बच्चों को बचाया जाता है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन, अभी जो एक डिसीज़ होती है स्मॉल पॉक्स, जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और उसको ख़त्म होने का रीज़न ये था कि पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाया गया जिससे कि सब जगह वैक्सीन लगाई गई बच्चों को। तो अब फाइनली स्मॉल पॉक्स जो है, बीमारी जो है, ये दुनिया से ही इरेडिकेट मतलब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो वैक्सीन जो है किस चीज़ की बनी होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं। और क्या करती हैं? इट प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज से बचाती हैं। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो आपको पता है ये कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्लांट उसको यूज कर पाए। क्लास 7 में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। और इन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाउ दिस इज, ये पिक्चर्स है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बैक्टीरिया क्लीन भी करता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कैसे क्लीन करता है। बूचो और पहेली ने क्या देखा कि उनका जो स्कूल गार्डनर जो था वो मैन्योर बना रहा था, मतलब कि खाद बना रहा था अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाउसेस से, गार्डन से प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब का वेस्ट जो था, फेंकने वाली चीज़ें जो थी, वो सारी इकट्ठी करी और एक पिट के अंदर, मतलब एक गड्ढे के अंदर जिसमें कि वेस्ट डिस्पोज करते थे, वेस्ट फेंकते थे, उसके अंदर उन्होंने उसको डाल दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो सारा डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है? वो सारा सड़ गया और वो सारा किस में बन गया? मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो गया, खाद के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब पहेली और बूचे कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब एक एक्टिविटी है, सिंपल सी एक्टिविटी, आप सब घर में कर सकते हो उसको। 2 पॉट लेने हैं, हाफ ऑफ उनको सॉइल से भरना है, ए और बी मार्क करना है। ए पॉट में सारे आपके जितना किचन वाला वेस्ट होता है ना, आपका गीला वाला कूड़ा जितना होता है, सब्जियों के छिलके वगैरह जो होते हैं, चाय की पत्ती, वो सब डालना है। और जो बी वाला जो पॉट है उसके अंदर पॉलीथीन के बैग, टूटी फूटी ग्लास की बोतलें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो डालनी है। 3 से 4 हफ्ते, 4 वीक्स के बाद में आपने देखना है। तो आप क्या देखोगे, जो आपका फर्स्ट वाला मतलब ए जो पॉट था जिसमें प्लांट वेस्ट था, ठीक है, तो वो सड़ चुका होता है, उसमें से वो खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। लेकिन जो बी वाला था जिसमें ग्लास की, कांच की बोतलें थी, प्लास्टिक था, वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? हाँ, हमने डिफरेंस का देख लिया है, यही डिफरेंस था, ये आपने पढ़ लिया था। प्लांट बेस हैज बीन, हाँ, प्लांट बेस कन्वर्ट हो गया है मैन्योर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज हुए मैन्योर बनने से, खाद बनने से, वो सारे दोबारा से प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस वी हैव डन। अच्छा, इसमें आपने ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट जो बैक्टीरिया सड़ा सकते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब जो बैक्टीरिया सड़ा सकते हैं, उसको मिट्टी बना सकते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जितना भी जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा होता है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको सड़ा नहीं सकते, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो आगे है, यू ऑफन सी
लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो आपने ये अपने आसपास देखा होगा कि आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, उनसे कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि डेड एनिमल भी जो होते हैं, मरे हुए एनिमल्स भी आपको कभी दिखते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो वो गायब कहाँ होते हैं? वो गायब डिसअपियर नहीं होते हैं, वो गायब नहीं होते हैं, बल्कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया जो है वो उसको डिकम्पोज कर देता है डेड प्लांट और एनिमल्स को, और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब बाद में फिर वो मिट्टी के अंदर ही वो मिल जाते हैं सारे। दीज सब्सटेंसेस जब मिट्टी मिल जाते हैं तो उसको प्लांट जो है वो यूज कर लेता है। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमारे आसपास का जितना भी गार्बेज है, जितना भी गीला कूड़ा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस सभी को उसे क्लीन करते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, अगर वो डिकम्पोज ना करें, तो हमारे पास जितना प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसके भी ढेर लग जाए। नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, अभी हमने हार्मफुल वाले पढ़ने हैं इसमें, कि हमें कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। ऑफ कोर्स हार्मफुल भी होते हैं वो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, मैन में तो फैलाते ही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में भी फैलाते हैं। अब ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी फैलाते हैं, उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी वजह से हमारा खाना जो है वो खराब हो जाता है, या हमारे कपड़े खराब होते हैं, या हमारी लेदर की चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा बैग्स वगैरह हैं, बेल्ट है, उसके ऊपर कभी कभी फंगी लग जाती है ये बारिश वाले मौसम में, ठीक है ना, तो वो उनको भी खराब करते ही हैं। नो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? अब कैसे एंटर करते हैं पैथोजेंस? ये पैथोजन हवा से भी आ सकते हैं, पानी से भी हम उनको इनटेक कर सकते हैं, या हमारे खाने में भी हो सकते हैं, या किसी और कोई और इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब ऑलरेडी किसी कोई बंदा बीमार है, ठीक है ना, और तो उससे भी वो पैथोजन जो है वो आ सकते हैं, या एनिमल से भी आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कैरिड बाय एन एनिमल। अब माइक्रोबियल डिजीज मतलब वो डिजीजेस जो एक इंसान से, एक जगह से दूसरे इंसान को फैल सकती हैं। कैसे? एयर से, पानी से, फूड से, या फिजिकल कांटेक्ट से। उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये ऑलरेडी ये भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो इन बीमारियों को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी इसमें आते हैं। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है, नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक से दूसरे को नहीं फैल सकती हैं। डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें एक इंसान से दूसरे को नहीं फैल सकती हैं। अब एग्जाम्पल ये वाला दिया हुआ है, जैसे कि कैसे एक से दूसरे को फैलती हैं। जैसे किसी को अगर जुकाम खांसी है, कॉमन कोल्ड है, जब वो छींकता है तो क्या होता है, थोड़ी सी पानी की ड्रॉपलेट्स जो मुंह से निकलती हैं वो अगर वो आसपास के एनवायरनमेंट फैल जाती हैं। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर जो होते हैं वायरस होता है, बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक है, आपको पता है कॉमन कोल्ड वायरस से ही होता है। अब उसके आसपास जो भी है वो जब उस एयर को इनहेल करेगा तो वो वायरस उसके अंदर भी चला जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर जाएगा तो हेल्दी पर्सन जो होता है वो इनहेल करेगा, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड को? अब सिंपल सा एग्जांपल जो हमने लिया था, हम इसका ही बात करते हैं कि अगर हम एक हैंकी अपने मुंह पे रखें जब हम छींक रहे हैं, और जितने जो लोग हैवी हैं, जो लोग हेल्दी हैं, ठीक है, उनसे दूर रहें तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मास्क पहन सकते हैं। मास्क पहनेंगे तो भी हमको बीमारी नहीं होगी, ये वाली कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होंगी। नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैरियर के समान एक्ट करते हैं। तो कैरियर कौन होता है? जो कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज फैलाते हैं उनको कैरी करते हैं। तो इनके दो के बारे में हम बात करेंगे। जो मोस्ट कॉमन है वो हाउस फ्लाई, जो घर में जो मक्खी जो होती है, और मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटोज, ठीक है। तो फर्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई भी बीमारी फैलाती है। कैसे? तो फ्लाइज जो होती है वो गार्बेज पे, मतलब जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ होता है वहां बैठती हैं,
एनिमल एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब कि गोबर वगैरह हो सकता है, वेस्ट, एनिमल वेस्ट हो सकता है, वहां बैठती हैं। जो पैथोजेंस होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं, उनकी बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी पे स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये जब यही फ्लाइज जो होती हैं आके हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती हैं, अगर खाना हमने कवर करके नहीं रखा हुआ है, खाना खुला रखा हुआ है, तो उस पर आके वो बैठ जाएंगी। तो अब वहां से जो पैथोजन लेकर आई है, जर्म्स लेके आई है, वो हमारे खाने में पहुंच जाएगा, और उसी खाने को वो अगर हम खाते हैं, जो कोई भी खाता है, तो उसको वो बीमारी बीमारी हो जाएगी उसको। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि खाने को कवर करके रखना चाहिए, कभी खाना खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसे कवर करके रखना चाहिए। और अगर जैसे अब सबको हैबिट होती है कि भाई बाहर से हम जो वेंडर्स होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ लेकर खाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि जहां पर भी जिससे भी नीटली अपना खाना वगैरह जो दे रहे हैं, खाने की चीज दे रहे हैं, वहीं से लेना चाहिए। अगर खुला खाना रखा हुआ है, उसके ऊपर फ्लाइज बैठ रही हैं, अगर आप वही उसी को अगर आप खाओगे तो वहीं पर आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो उसको ओपन फूड को, अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। अनदर एक सेकेंड एग्जाम्पल जैसे बताया था आपको कि मॉस्किटोज होते हैं, एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो होती है वो मलेरिया फैलाती है, ठीक है। अभी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, इसके अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट जो होता है, प्लाज्मोडियम, वो होता है, ठीक है ना। तो वो जब हमें काटती है अगर किसी इंसान को, तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में, ब्लड में छोड़ देती है, मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू वायरस जो है उसको फैलाती है, वो बॉडी में छोड़ देती है, इस तरह से डेंगू हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस, तो आपको टीचर ये क्यों कहती है कि आपको कहीं पे पानी कलेक्ट होने देना नहीं चाहिए। जैसे अभी समर सीजन आएगा जब डेंगू मलेरिया फैलता है, तो आपको टीवी में भी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अपने घर के आसपास पानी कलेक्ट नहीं होने दें, पानी कूलर खाली कर दें, ठीक है। मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मॉस्किटोज जो अपने एग्स जो अंडे जो ले करते हैं ना, वो पानी के अंदर ले करते हैं, पानी के अंदर ही देते हैं। इसीलिए अगर पानी कहीं पे इकट्ठा होगा तो वहां पे मॉस्किटोज ने एग्स ले करेंगे और वहां पे मच्छर भी फिर ज्यादा होंगे। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, इसीलिए कहीं पर भी अपने आसपास अपने घर के अंदर कूलर पड़ा है, टायर पड़ा है, फ्लावर पॉट खाली पड़ा है जिससे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसको खाली कर देना चाहिए। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखेंगे तो वहां पर मच्छर भी ज्यादा नहीं होंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स, और क्या कर सकते हो आप मलेरिया स्प्रेड करने के लिए। जैसे कहीं पर अगर आसपास तालाब वगैरह है जहां पर मच्छर ब्रीड कर सकते हैं, तो वहां पर कहते हैं कैरोसिन का वाटर कैरोसिन डाल देना चाहिए, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल डाल दें, तो उससे भी मच्छर के जो एग्स वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। मॉस्किटो कॉइल घर में यूज करनी चाहिए। ये सारे आपको तो काफी कुछ पता ही है अब तो। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and the few general methods of prevention are shown in table. अब टेबल में आपके कुछ ये दिए हुए ह्यूमन डिजीज के नाम, किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, वायरस से, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है और क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो बैक्टीरिया या वायरस से फैलती हैं और एयर से या कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती हैं, एक से दूसरे में जाती हैं। तो कीप द पेशेंट, इसके प्रिवेंटिव मेजर, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो उसको अकेले कमरे में छोड़ देना चाहिए, और उसके जितना भी सामान है, कपड़े वगैरह हैं, उनको अलग से ही, उन्हें अलग ही रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं हम इन सबको, ये सारी जो डिजीज हैं इनको वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, तो माइक्रोब जो होते हैं वो ह्यूमंस में और प्लांट्स में तो करते ही हैं, बट एनिमल्स में ही भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, एक बैक्टीरिया जो होता है वो डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स, जो कि इंसान के लिए बहुत डेंजरस होती है और कैटल के लिए, मतलब जानवरों के लिए भी होती है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से होती है।
अब एक होती है डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है जानवर में जो होती है वो वायरस के थ्रू होती है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं, ये हम वही पढ़ रहे हैं इसके बारे में। नाउ बैक्टीरियम एंड बैसिलस एंथ्रासिस, ये जो होता है ये एंथ्रेक्स डिजीज को कॉज करता है, ये आपको याद करना है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या है, तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। और इससे क्या होता है, प्लांट खराब हो जाते हैं। प्लांट अगर खराब होंगे, क्रॉप खराब होगी, तो क्रॉप की ईल्ड जो है, पैदावार जो होती है फसल की, वो कम हो जाती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनके ऊपर अगर छिड़क दें, स्प्रे कर दें, तो उससे वो बच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड टू अ फ्रेंड टू अ पार्टी। बूजो के फ्रेंड ने उसको पार्टी में इन्वाइट किया था। एंड ही एट, उसने वहाँ बहुत सारा अपना तरह तरह का खाना खाया। घर जाके उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसको शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो पहली इज वार्निंग, पहली सोचती कि ऐसे कैसे होता है, फूड कैसे पॉइजन बन सकता है, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या होता है, कभी कभी खाना जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। और खराब करते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब जहरीले सब्सटेंसेस उसके अंदर रिलीज कर देते हैं। अभी यही जो होते हैं खाने को पॉइजनस बना देते हैं, जिसकी वजह से सीरियस इलनेस हो जाती है और समटाइम्स कभी कभी डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग से। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको खाने को प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब कि उसको स्पॉइल होने से, खराब होने से उसको बचाना चाहिए।